हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट किया था। मतलब अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स दिया जाए तो उनको कैसे ऐड करने हैं, उनके तरीके हम समझ रहे थे। तो जिनके अंदर हमने कोलिनियर और एंटी कोलिनियर वाले वेक्टर्स जो थे उनको कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर्स हो और अगर उन दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल थीटा हो तो उस टाइम उनको कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक लॉ बताया था जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने उस लॉ का इस्तेमाल करना है। आज सेम सिचुएशन के लिए मैं आपको एक और लॉ देने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही सिंपल लॉ है, बट इस लॉ की हेल्प से भी आप के पास अगर दो वेक्टर्स हों जिसके बीच में एंगल थीटा हो तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये लो करने से पहले आपका एक काम है, जल्दी से पहले तो अपने पास एक नोटबुक रखो। जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराता हूँ, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस किया करो। अगर साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो देखना आपको एंड तक किसी भी आर्टिकल में या किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो देखकर ही कुछ नहीं होगा। नोटबुक निकालें, साथ साथ लिखें और प्रैक्टिस करें। तो देखिए, आज जो हमने लॉ पढ़ना है उसका नाम है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है इसको। ठीक है, आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, तो फिर वहां से समझना और आसान हो जाएगा। कहते हैं कि इफ टू वेक्टर्स, अच्छा क्या आपको ये डेफिनेशन लिखने को आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है, इसलिए अभी ध्यान से लिख के समझ लो कैसे लिखना है। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the adjacent sides of a parallelogram drawn from a point बाद में मतलब भी बताऊंगा आपको, पहले लिख लीजिए। then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, ठीक है, passing through the same point, अब मन में आ रहा होगा सर इसका मतलब क्या है, क्या लिख दिया इतना बड़ा आपने। चलिए थोड़ा समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक पर दो जगहों से फोर्स लग रही है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर एक फोर्स आपकी F1 ऐसे लग रही है और एक जगह पे जो फोर्स है आपकी वो ऐसे एक्ट कर रही है, ठीक है। दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही है।
अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर थोड़ा सा इमेजिन करो तो आपको समझ में आएगा कि आपका ये जो ब्लॉक है ना तो ये F1 की तरफ जाएगा ना ये F2 की तरफ जाएगा। अगर ये जाएगा तो लगभग कहीं बीच बचा ले, इन दोनों के बीच में कहीं पे, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग ही ये आपका ब्लॉक मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि जो इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, उसकी डायरेक्शन एक्चुअली इसके अलोंग है। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर दिए जाएं और किसी एक पॉइंट से उसको ड्रॉ करो और वो एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं। अब आप बोलेंगे पैरेललोग्राम तो यहाँ पे है नहीं। देखिए, आप चाहें तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, अगर ये F2 है, अगर इसकी डायरेक्शन और इसके लेंथ को मेंटेन करते हुए एग्जैक्टली यहां पर मैं आपको एक अलग कलर से दिखाऊंगा, ये एग्जैक्टली ऐसे देखो, ये देखिए, आप इसको देखिए, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग सेम है, तो ये भी आपका F2 बन जाएगा। और इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए मैं यहां पर भी एक ऐसा बना सकता हूं, तो ये मेरा F1 बन गया। अब ऑपोजिट साइड्स देखिए, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल है, सिमिलरली ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है, तो मतलब ये एक पैरेललोग्राम लॉ जो है या पैरेललोग्राम यहां पे दिखाई दे रहा है। तो कहता कि जो आपका रिजल्टेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड और जो उसका डायरेक्शन है उसको दिखाने के लिए आपको डायगोनल बनाना पड़ेगा जो उसी पॉइंट से पास होकर जाए। जैसे इस पॉइंट से जा रहा है ना, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा आपका। तो दिस वन विल बी योर रिजल्टेंट, और ये है आपका द पैरेललोग्राम लॉ। बहुत ज्यादा सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक बार ध्यान से फिर समझें। आपको एक काम करता हूं, फिर से एक बड़ी सी पिक्चर बना के एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा एक ब्लॉक हो गया। अच्छा, मान के चलते हैं कि यार एक फोर्स मान लो इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है और एक मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में आपकी एक्ट कर रही है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर, इक्वल है आपके। अब ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ना ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा ना ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, तो भाई कहां जाएगा और कितनी नेट फोर्स एक्ट करेगी वो उसका रिजल्टेंट ही डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए मैं यहां पर अपना इसको ड्रॉ कर दूंगा। लीजिए, बना दिया मैंने, और इसकी डायरेक्शन और इसके मतलब लेंथ को मेंटेन करते हुए मैं यहां पे बना दूंगा। अब ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम बन चुका है। तो अब वो डायगोनल जो सेम पॉइंट से निकलेगा, ये वाला डायगोनल हुआ, ये वाला, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर की लाइन है। इसकी जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये कितना एंगल बना के जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने पैरेललोग्राम लॉ को डिफाइन करते हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, राइट? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा या ये फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा कि यार जो इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है, जो इनका रिजल्टेंट बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, उसके डायरेक्शन को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। फिर हम कुछ स्पेशल केसेस भी करेंगे और तब जाके आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर आपने ट्रायंगल लॉ वाला जो डेरिवेशन मैंने आपको कराया था रिजल्टेंट के लिए, वो अगर अच्छी तरह से आता है तो ये टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम तरीके से हम इसका भी फॉर्मूला जो है वो डिराइव करने वाले हैं। और सच बताऊं तो फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए जल्दी जल्दी करते कैसे हैं। सबसे पहली बात, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ध्यान से देखें, ये हो गया O और ये A है। OA इसकी लेंथ है, और ये मान लेते हैं कि मेरा A वेक्टर है। सो दिस इज माय A वेक्टर। उसी तरह मेरे पास ये क्या है, दिस इज माय B वेक्टर, और OB जो है वो इसकी लेंथ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो नीचे वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल में और बिल्कुल सेम लेंथ का हम थोड़ा आगे की तरफ ऐसे बनाएंगे। सो ये हो गया आपका A वेक्टर, और इसका बिल्कुल पैरेलल में यहां पे बनाऊंगा मैं, सेम लेंथ का मुझे बनाना है, तो ये बन जाएगा आपका यहां पे, दैट इज B वेक्टर, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं
तो अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग होने की वजह से ये एंगल भी आपका थीटा आ जाएगा। और उसके बाद अगर याद हो तो मैंने क्या कहा था, रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला आपका रिजल्टेंट है, डायगोनल, ये आपका रिजल्टेंट है। तो ये आपका आर पॉइंट है, ये ओ आर जो है वो लेंथ है इस रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की, रिजल्टेंट वेक्टर की। अब मैं काम करता हूं, मुझे क्या करना है कि यहां पर ना एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको सी जो है वो नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया जी। अब अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ इतने हिस्से को देखो, सिर्फ इतने हिस्से को, तो ये एग्जैक्टली वही है जो हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था। जैसे कि दो वेक्टर अगर हमारे पास सेम ऑर्डर में हो तो तीसरा वेक्टर जो ऑपोजिट ऑर्डर में रखा जाता है वो उसका रिजल्टेंट होता है, और एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहां पे। सो अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो देखिए, लिखिए, चलो शुरू करिए फटाफट। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो कोई अगर आपसे पूछता कि मैग्नीट्यूड का सर मतलब क्या होता है, मतलब ये कि अगर इस डायग्राम में ये ओ आर जो आप देख रहे हो, ये जो लेंथ आप देख रहे हो, ये लेंथ एक्चुअली में मैग्नीट्यूड होती है, बट फॉर्मूले की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करें वो हम सीखने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ आर सी, देखो ये ओ हो गया, ये आर हो गया, सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में ओ आर का जो स्क्वायर होगा दैट वुड बी इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस आर सी का स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है, अब आप चाहे तो यहां पर देख सकते हो कि हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं आपको चीजें देखिए यहां पे बता देता हूं कि ओ आर, जिसको मैं आर भी लिख सकता हूं, क्या है, वो मैग्नीट्यूड है किसका, आर वेक्टर का। ओ ए, जिसको मैं ए भी लिख सकता हूं, क्या है, मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। ठीक हो गया। ए आर, जिसको मैं बी भी लिख सकता हूं, क्या है वो, मैग्नीट्यूड है मेरे बी वेक्टर का। तो ये बात समझना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, समझना है। ये लेंथ जो होती है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। चलिए, ओ आर की जगह पे मैं आर स्क्वायर लिख दूंगा, इज इक्वल टू हमारे पास ओ सी क्या है, ओ सी एक्चुअली में हो गया ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस आर सी का स्क्वायर। तो ये मेरा आर सी स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज मैं रहने देता हूं। तो आर हो गया अंडर द रूट ऑफ ओ ए की जगह पे मैं ए लिख दूंगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यहां पे। तो जाएगा ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस आर सी का होल स्क्वायर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या यार, ये ए सी जो है ना, ये और ये जो आर सी है इसको फाइंड करना है यार। देखिए, इन ट्राइंगल ए या आर सी ए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है आपका। सबसे पहले मैं यहां पे साइन थीटा निकालूंगा। देखो ये थीटा है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब आर सी और हाइपोटेन्यूज मेरा ए आर है जो कि बी है मेरा यहां पर। तो जिसकी वजह से मैं आर सी क्या लिख सकता हूं, आर सी, इसको थोड़ा सेट करके लिखते हैं। तो यहां पे मेरा आ जाएगा आर सी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये मेरे पास आर सी यहां पे आ चुका है, ठीक है। और इसी में ही अगर मान लीजिए मैं कोस थीटा निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ ए आर हुआ और ए आर क्या है मेरा, बी है। ए आर क्या है, बी है उसकी वैल्यू। देखिए ए सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। बस जी, इस ए सी के जगह पे मैं बी कोस थीटा डाल दूंगा और आर सी की जगह पे बी साइन थीटा डाल दूंगा। चलिए जल्दी से डाल के देखते क्या होता है। तो आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए प्लस क्या था, ए सी जो कि था बी कॉस थीटा, इसका हमने किया होल स्क्वायर प्लस साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज बी साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर। तो बस सॉल्व करना पर रह गया मुझे। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी कॉस थीटा पूरा आएगा।
साथ में ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके पास ये आ चुका है। ये देखो इन दोनों में से अगर बी स्क्वायर कॉमन निकालूं तो अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। बस जी, तो फाइनली r इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो रह गया 2ab कॉस थीटा। तो लीजिए आपका फॉर्मूला हो गया रेडी, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे अंडर रूट करके मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा करके मैं इसके रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकता हूं। बहुत सिंपल है, मतलब दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल है, और अगर उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है तो रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा वो मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब थोड़ा डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम के अंदर ना ये जो आर वेक्टर है ये ए वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको बीटा लिख देते हैं। मैं बता देता हूं कि यहां पर जो बीटा है, जो बीटा एंगल आपने देखा है, बीटा एक्चुअली क्या है, वो डायरेक्शन है। डायरेक्शन है किसका, आर वेक्टर का, ठीक है। तो समझें ये जो एंगल होता है उसी को डायरेक्शन कहा जाता है आपका। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ओ सी आर या फिर RCO अगर आप लेके चल रहे हो, देखिए मैं फिर से आपके लिए करके दिखाता हूं कि आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, RCO, ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो तो इसमें मुझे सिर्फ tan बीटा करना है। tan बीटा करते ही मेरे पास आ जाएगा RC/CO, ठीक है ना। तो बस, तो वही मैं करने जा रहा हूं, यहीं पे कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो tan बीटा अगर मैं करता हूं सो दैट वुड बी RC अपॉन दैट इज CO। देखो अब RC जो था वो था B साइन थीटा, मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, आप अपने नोटबुक में लिखा होगा पक्का, ठीक है। नहीं देखा तो देखिए मैं ऑलरेडी कर B साइन थीटा कर चुका हूं, और AC क्या है, B कॉस थीटा। और CO क्या है, देखो CO क्या है, OC प्लस AC है, ठीक है, OC प्लस AC है आपका। अब फाइनली मेरे पास tan बीटा का फॉर्मूला बन गया है B साइन थीटा। OC तो है मेरा A, नहीं OC नहीं, OA प्लस AC था, OA प्लस AC, तो ये हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। तो लीजिए फाइनली आपके पास फॉर्मूला जो है हमने डिराइव यहां पे कर लिया है, ठीक है ना। चलिए एक बार अलग से मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आपके लिए याद रहेगा कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पे अगर मान लीजिए दो आपके वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, A और B वेक्टर है, और उनके बीच में एंगल थीटा आपको पता है, तो उस केस में अगर आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट का क्या फाइंड करना चाहते हो, मैग्नीट्यूड अगर पता करना चाहते हो, तो फॉर्मूला है R इक्वल टू दैट इज अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा वो एंगल है जो दोनों के बीच में है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्शन पता करना चाहते हो, डायरेक्शन पता करना चाहते हो, तो भाई डायरेक्शन पता करने के लिए हम tan बीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, जो मैं ऑलरेडी पढ़ाया है वैसा सेम रिजल्ट रखूं, सिर्फ इसीलिए मैं यहां पर अभी A वेक्टर नीचे और B वेक्टर यहां कर देता हूं। अगर आपके मन में आए कि सर अगर नीचे B होता और ऊपर A होता तो जहां पे A था वहां B आएगा, जहां B है वहां A आएगा, ये फर्क होता है। सो tan बीटा हो जाएगा बेटा B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। तो ये हो गया डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये है मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फॉर्मूला। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात तो है नहीं है, सिंपल सी बात थी, एंड आई होप आपको ये बात अच्छी तरह क्लियर हो चुकी है। देखिए अब ना मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ स्पेशल केसेस करवाने हैं, ठीक है, कि अगर मान लो सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा,
अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, अगर 90 होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये सब थोड़ी सी बातें करनी भी जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की, तो ऐसे लिखेंगे आप स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में पहला केस आपका है कि इफ थीटा इज 0 डिग्री। अब क्या मतलब है 0 डिग्री का? 0 डिग्री का मतलब होता है कि यार तुम्हारे पास जो दो वेक्टर एक्ट कर रहे थे वो दोनों के दोनों आपके एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उनमें एंगल 0 है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते तो एंगल आपका थीटा 0 होता है आपका। अब ऐसे केस में अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो वो अंडर द रूट आएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। कोस 0 आपका 1 होता है, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जानते हो कि इसको लिखा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर स्क्वायर को खत्म कर देगा। सो फाइनली r जो है वो हमारे पास आ जाता है, दैट इज a प्लस बी। ठीक है, और ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये मैक्सिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर दिए हों और अगर आपको बोले कि ये इससे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मैक्सिमम है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प होती है यहां पर। अच्छा, डायरेक्शन की बात भी तो कर ले। tan बीटा तो था b साइन थीटा, तो b साइन ऑफ 0 डिग्री, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस 0 डिग्री, या तुम्हें पता साइन 0 0 होता है तो ये सारा फैक्टर 0 आ गया। देयरफॉर बीटा कौन से एंगल पे tan बीटा की वैल्यू 0 होती है? वो होती है 0 डिग्री पे। देखिए अब बीटा की वैल्यू 0 आने का क्या मतलब है कि रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के अलोंग है। तो आई होप मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो इसी के अलोंग होगा, दिस विल बी द आर वेक्टर। बस इनको दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो इसकी लेंथ होगी वो इन दोनों लेंथ से, मतलब दोनों को लेंथ को सम करके जो आएगा वो होगा, और डायरेक्शन वही है जो ए और बी की है। क्लियर? अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखिए केस नंबर 2 की, अब केस नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब थीटा 180 डिग्री हो तब क्या होगा। अब 180 का मतलब हुआ कि जैसे ये एक ब्लॉक है, एक ए वेक्टर मान लो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है यार, एक दूसरा जो है वो पीछे की तरफ आपका एक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। अब देखिए यार, जो कोस 180 डिग्री होती है ना उसकी वैल्यू -1 होती है। तो अगर रिजल्टेंट के तरीके से चलूं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहां पे आ जाएगा, जो कि एक्चुअलिटी में क्या हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। तो आप क्या करेंगे? दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये जो वेक्टर है ना, ये सब जो रिजल्टेंट है ना, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है आपकी a माइनस बी। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? a प्लस बी। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है? a माइनस बी। इसके अलावा सारी वैल्यूज इन दो के बीच में ही लाई करते हैं, मतलब जो भी रिजल्टेंट की वैल्यू होगी ना वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में ही लाई करेगी, अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे तो। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या रिजल्टेंट आ सकता है? वो a प्लस बी है। मिनिमम टू मिनिमम क्या आ सकता है? वो a माइनस बी है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, जैसे tan बीटा की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा बेटा b साइन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी कोस 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है आपका ऊपर जो है वो 0 आ जाएगा और नीचे आएगा a माइनस बी। क्यों? क्योंकि साइन 180 0 होता है और नीचे आएगा a माइनस बी। इससे मेरे बीटा के दो रिजल्ट्स आते हैं, या तो वो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। अब 0 कब होगा और 180 कब होगा? ध्यान से देखना। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, यहां पर a माइनस बी लिखा हुआ है आपका। अगर a का मैग्नीट्यूड b से ज्यादा है तो थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री होगा। मतलब ये कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो a के अलोंग होगी आपकी। ठीक है,
लेकिन अगर बी की वैल्यू ए से ज्यादा हो गई तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री आ जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो बी की तरफ होगी। तो फाइनल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस तरफ मेरे जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन होगी। अगर ए का ज्यादा है तो ए की तरफ होगा, अगर बी का ज्यादा है तो बी की तरफ होगा। तो ये बात हमें समझनी थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, एंड आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की, अब केस नंबर 3 में यह है कि जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो तब क्या होगा। वैसे तो देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि मान लीजिए ये मेरा ए वेक्टर है और ये मान लीजिए मेरा बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है, और जो कोस 90 डिग्री होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो बस रिजल्टेंट की बात करें तो ये आएगा बेटा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ 90 डिग्री। ये 0 होने की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो गया, तो आर मेरे पास आएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये सारे रिजल्ट, सारे केसेस एग्जैक्टली वही हैं जो हमने ट्रायंगल लॉ के अंदर पढ़े थे, बट ये एक अलग से एक लॉ है और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारा बता रहा हूं आपको, और अच्छी तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इस केस में अगर मैं tan बीटा फाइंड करता हूं तो tan बीटा क्या होगा बेटा, बी साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस 90 डिग्री। अब कोस वाली टर्म तो 0 हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा, और साइन 91 होता है तो b बाय ए आ गया। मतलब यह है कि जो डायरेक्शन है वो आएगी tan इनवर्स ऑफ b बाय ए। तो बस इस तरीके से आपने अपना जो फाइनल है वो अपना जो रिजल्ट है वो फाइंड करना है। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, टेंशन बिल्कुल नहीं, बात को समझना है भाई कि हम कर क्या रहे हैं आपका। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये जो टाइप है, ये जो पार्ट है वो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा है। बाकी मैक्सिमा मिनिमा ये तो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब ना एक काम करता हूं, अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। क्या है ना कि न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा सा अभी आइडिया हो जाएगा कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी के लेके आऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, आपका काम क्या है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद क्या करोगे, सोल्यूशन करके देखो, और अगर नहीं होता तो ये सोल्यूशन देखो जो मैं कर रहा हूं, इससे आपकी क्लैरिटी अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो था वो अटेम्प्ट करना था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू फोर्सेस ईच ऑफ 4 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब दो फोर्सेस है, एक है F1 4 न्यूटन, मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है तो इसलिए F2 हमारा 4 न्यूटन, और जो एंगल है वो मेरा 60 डिग्री है। बस आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ रिजल्टेंट फोर्स की क्या होगी। तो R जो रिजल्टेंट फोर्स है आपकी, सो दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए F1 है और B मेरा F2 है, तो मैं चलो पूरा लिख देता हूँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 60 है तो 60 लिखेंगे यहाँ पे। चलिए इस केस में F1 है 4 न्यूटन, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 4 कोस 60। कोस 60 आपका बनता है 1/2, है ना, 1/2 बनेगा आपका, तो 1/2 ये 2 इससे कटेगा। इस केस में यहां आ जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16, ये बन गया 16 ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं √3 इंटू 16, मतलब √3 इंटू √16, √16 4 होता है। सो फाइनली आपका आंसर आ गया 4√3, और क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन लगाना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज गलती हो ही जाएगी आपसे।
तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके डायरेक्शन की तरफ कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला सीखा हुआ है, वो होता है tan बीटा इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आता है b साइन थीटा। अब b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। देखिए क्या करेंगे, tan बीटा, अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स दी हुई है, फोर्स आप चाहे तो इसको F1 F2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 कोज ऑफ 60 डिग्री, आई थिंक ये बनेगा आपका। तो 4 साइन 60 होता है √3/2, ओके। 4 प्लस 4 और कोस 60 होता है 1/2। चलो ये ऐसे कटेगा तो ये आ जाएगा 2√3 और नीचे आएगा ये कट के इसको आ जाएगा 2, 4 प्लस 2 6, तो ये 6 आ गया। ये इसको कटेगा, ये 3 बन गया और 3 को मैं लिख सकता हूं क्या, √3 इंटू √3, एक √3 कटेगा, फाइनली 1/√3 आपके पास आ गया है। बट ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन बीटा एंगल को बोलते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आपके पास आ चुका है। अगर तो आपको परफेक्ट एंगल पता है फिर तो एंगल लिख दो, अदरवाइज रहने दो, अदरवाइज रहने दो। जैसे कि मुझे पता है कि आपका जो 1/√3 है वो टेंजेंट 30 डिग्री होता है। हाँ, अब ये tan इस tan से खत्म कर देगा तो बचा गया सिर्फ आपके पास 30 डिग्री। तो लीजिए फाइनली आपके पास आपका डायरेक्शन भी आ चुकी है कि जो आपका इस केस में रिजल्टेंट बनेगा, है ना, वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा। अब इसको पिक्चराइजेशन कैसे कर सकते हैं, मैं पिक्चराइजेशन के लिए यहां पे बताता हूं आपको। मतलब ये है कि मेरे पास मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये लग रहा है 4 न्यूटन का, समझना बात को, ठीक है, और ये लग रहा है मेरा 4 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट जो एक्ट करेगा, अच्छा पूरा एंगल क्या है 60 डिग्री है आपका, तो जो रिजल्टेंट एक्ट करेगा वो ऐसे जाएगा बीच में जिसकी वैल्यू 4√3 है और जिसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है, मतलब बीचों बीच जाएगा। तो ये जो बॉडी आप यहां देख रहे हो वो इस जो ब्लू लाइन है इसी के अलोंग जाएगी, क्योंकि इस पे जो फोर्स है वो 4√3 लग रही है। तो बात को समझे कि देखने में तो दो फोर्स लग रही है, 4 न्यूटन और 4 न्यूटन, बट उस पे जो नेट फोर्स का इफेक्ट है वो 4√3 न्यूटन का है। और वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, ना वो 4 ऊपर वाले में जा रहा है ना वो नीचे वाले 4 न्यूटन की तरफ जा रहा है, वो बीच वाली जो ब्लू लाइन है ना उसी के लॉन्ग जाएगा। ये मतलब होता है इस रिजल्टेंट का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए एक और कर लेते हैं। अब ऐसा करेंगे ना, एक और करने से आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी भाई क्या करना है। कहता है कि मेरे पास दो, if the resultant of two vectors of equal magnitude is equal to the magnitude of either vector, ठीक है, then what is the angle between these vectors, क्या क्या मतलब है इसका। सपोज कर लो कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, चलिए मैं समझाता हूं इसमें। मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा एक्स मान लेता हूं मैं, और जो दूसरा वेक्टर है उसका भी मुझे एक्स लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर का। और जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, रिजल्टेंट जो भी मेरा रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी एक्स ही लेना है। देखो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, मतलब दोनों में से कोई भी मैग्नीट्यूड आप ले लो वो ऐसा ही है। अब एंगल निकालने को बोल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, पढ़ा हुआ है हमने, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। यहां पे डाल दो एक्स और स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी कर देता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए की जगह भी एक्स आएगा बी की जगह भी एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, साथ में आ जाएगा कोस ऑफ थीटा। ठीक है जी, यहां तक तो मेरा हो गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। चलो टर्न हो गया। ये जब इधर जाएगा तो यहां पे आ जाएगा आपके पास क्या, आपके पास आएगा -2x स्क्वायर
प्लस ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। आपको पता ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा मुझे निकालना है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। ये देखो कट गया, -1/2 आ गया। अब देखो ध्यान से समझना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। पहली बात तो ये देखो कि थीटा की कौन सी वैल्यू में 1/2 आता है। तो मैंने कह दिया कि थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 60 डिग्री होती है, जहां पर ये 1/2 आता है। क्योंकि इसके आगे माइनस साइन लगा है तो कोस के केस में उसी एंगल को 180 से माइनस कर दो, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा माइनस, देखो कोस, देखो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं बेटा, कोस 180 माइनस थीटा जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट आया था ना, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वो माइनस कोस थीटा आएगा आपके पास, इसी वजह से। तो बस, तो थीटा बेसिकली क्या आ जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री में आपको 1/2 मिलता है, क्योंकि माइनस साइन है तो इसलिए उसको 180 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 120 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो बस जी इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सोल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पैरेललोग्राम लॉ को समझा, हमने उसके स्पेशल केसेस समझे, हमने 2 न्यूमेरिकल भी किए, एंड आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।